लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, केमिकल्स के लेकर के फार्मास्यूटिकल तक कम मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल से लेकर के एग्रो वैल्यू एडिशन तक कम मेक इन इंडिया। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली के लाल किले के परिसर से अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व बदल चुका है। अब भारत कोने में बैठकर अपना भविष्य तय नहीं कर सकता। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को खुला निमंत्रण दिया टू कम एंड मेक इन इंडिया। आज अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना, विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। इस भाषण के ठीक 45 दिन बाद 25 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने जोरों शोरों से मेक इन इंडिया कैंपेन का उद्घाटन किया। सरकार का फोकस काफी क्लियर था, देश भर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हमें नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना है तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा। करोड़ों युवाओं को रोजगार देना था और भारत की दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसे कम करना था और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। नोटबंदी का आइडिया एक बेकार और तुगलकी फरमान था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को पंचर कर दिया। जीएसटी का आइडिया भी काफी अच्छा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ने देश की अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी को ही तोड़ दिया। इंडिया इकलौती एक ऐसी स्कीम थी जिस पर सरकार ने खुद काम किया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी ट्रैकिंग की और आज मेक इन इंडिया के 11 साल हो चुके हैं और यही वो समय है जब सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रखना चाहिए कि बीते दशक में कितनी फैक्ट्रीज खुली, कितनी नई कंपनीज बनी, जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो कितना बड़ा और उसके शेयर का क्या हुआ और कितने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिला। यही चीजें तो सरकार को बतानी थी, चाहे तो इसका क्रेडिट भी लेना था, लेकिन सरकार ने हमें पिछले ही हफ्ते ये बताया। साथियों, आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत की ग्रोथ आकर्षक है। हम चिप से शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। यानी कि 11 साल बाद हम ये कह रहे हैं कि भारत ये सब करना चाहता है। तो फिर बीते 11 सालों से आपने किया क्या? मेक इन इंडिया के नाम पर किया क्या? तो फिर क्या पिछले 11 सालों से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और मेक फॉर ग्लोबल जैसे नारे देकर सरकार हमें बेवकूफ बना रही थी? क्या मेक इन इंडिया के नाम पर फुल इन इंडिया चल रहा था? सच्चाई कड़वी है, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ ऐसा ही बताती हैं। मेक इन इंडिया का जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था वो 16 से 25% ऑफ जीडीपी ले जाने का था और यही था इसका मेन मकसद। लेकिन 11 सालों बाद क्या हुआ? वो 20% बना, 25% बना या 18% बना? नहीं, आज 11 साल बाद हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 13% ऑफ द जीडीपी रह गए हैं। जी हाँ, आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ने की वजह और ज्यादा कम हो गया है। चाइना और बाकी देशों पर इंडिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ गई है कम होने की जगह, और जॉब्स बढ़ने की बात ना ही करें तो वो ही बेहतर है। सवाल ये उठता है कि अपने ही मिशन में फेल होने के बाद भी सरकार और गोदी मीडिया इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने में क्यों जुटी है? क्या सरकार अपने किसी मास्टर स्ट्रोक को छुपाने के लिए कोई स्कैम कर रही है? आखिर क्या है इस मेक इन इंडिया की सच्चाई? और आखिरकार कब हम मेक इन इंडिया से फुल इन इंडिया का हिस्सा बन गए? चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आज के मेरी वीडियो में। दोस्तों, मेक इन इंडिया का जो ये कॉन्सेप्ट है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इसकी जो हिस्ट्री है थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक रिकैप वर्जन है कि मूवमेंट के टाइम जब पहली बार देश में मूवमेंट हुआ तो सबसे पहले स्वदेशी का कॉन्सेप्ट पहली बार सामने आया।
जिसके चलते कपड़ा हो, साबुन हो, कंज्यूमर गुड्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब देश का होना चाहिए। देश का होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आज़ादी के बाद सरकार को लगा स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, बैंक हो या फिर कंज्यूमर गुड्स, सब सरकार का होना चाहिए, यानी कि स्वदेशी होना चाहिए। और 1990s के दशक में तो इंडियंस के पास स्वदेशी होने के अलावा और कोई चॉइस भी नहीं थी। और एक प्रैक्टिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स को कुछ गिनी चुनी स्वदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट को ही खरीदने का मौका मिलता था, जिनको सरकार ने लाइसेंस देकर रखा था। इंपोर्टेड गुड्स पर भारी भरकम ड्यूटी भी लगती थी और दशकों तक हमारी इकोनॉमी 3 से 4% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। देश में रैपिड करप्शन था, लाइसेंस राज चल रहा था, जिससे ओवरऑल देश की इकोनॉमी सफर करती रही। 1991 में भारत के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति आई, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसके चलते इंडियन इकोनॉमी के बीते जमाने के जो चेस थे उनसे मुक्ति मिली। इकोनॉमी में प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया गया। इसके चलते आज हम इस स्टेज पर हैं कि हम अपने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट सेट कर पा रहे हैं। 25-30 सालों के बीच के दायरे को देखें तो इसी एलपीजी रिफॉर्म की वजह से भारत का मिडिल क्लास भी ग्रो कर पाया। आईटी हब्स बनने लगे, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर हमारे देश में बूम करने लगा। लोगों की इनकम बढ़ी और लोगों के जो खर्च करने के एवेन्यूज हैं वो भी बढ़े। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं हायर एजुकेशन के लिए देश से बाहर जाने लगे और वहीं सेटल होने लगी। और इन सब के बीच में स्वदेशी का जो नैरेटिव था, जो स्लोगन था, वो कमजोर पड़ने लगा। ये हुई छोटी सी एक हिस्ट्री। और अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रेजेंट में। और ये जो क्राइसिस थी इसकी शुरुआत 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन से शुरू हुई। हालांकि भारत उस समय तक काफी इंसुलेटेड था इस क्राइसिस को लेकर, लेकिन ये सरकार के लिए एक वेकअप कॉल बन जाता है कि सरकार सिर्फ अपनी आईटी या सर्विस सेक्टर पर भरोसा नहीं कर सकती आगे बढ़ने के लिए। और इसी समय चाइना भी पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका था। पूरी की पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के सामानों की बाढ़ आ चुकी थी। भारत इस रेस में काफी पीछे छूट चुका था और तभी समय था मैन्युफैक्चरिंग पर फिर से फोकस डालने का। 2011 में जाकर भारत में फिर से एक नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आती है। देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर 15% से बढ़ाकर 25% करने का टारगेट रख लिया जाता है। 2011 में यूपीए सरकार एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल में फंसती चली गई और 2014 के बाद इसी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया का रूप दे दिया गया। ईज ऑफ बिजनेस पर फोकस करने के लिए नए प्लान्स बनाए गए। इस प्रोसेस को इस हद तक भी सिंप्लीफाई किया गया कि देश में नए बिजनेसेस आए और देश में पैसा लगाएं। लेकिन इंडिया को करोड़ों लोगों की पब्लिसिटी भी मिली, लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बावजूद भी मेक इन इंडिया की ये स्कीम कुछ खास रिजल्ट नहीं दिखा पाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा सक्सेसफुल और बढ़िया काम हमारे देश में आज तक हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर बात रिपोर्ट और फैक्ट की जाए तो बात कुछ और ही है। जब 2014 में मेक इन इंडिया को जोरों शोरों से लॉन्च किया गया था तो इसका सिंपल 1 पॉइंट मिशन था। टारगेट था 25% ऑफ शेयर मैन्युफैक्चरिंग से आएगी बाय 2022। और ये वही 2022 है जब फार्मर की इनकम डबल होने वाली थी। हमारा देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला था। लेकिन जैसा कि हर मास्टर स्ट्रोक में होता है, कुछ टाइम बाद 25% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये जो टारगेट था उसे 2025 के लिए शिफ्ट कर दिया गया। और जब 2025 में इसे पूरा करने की बात आई तो इसे 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल आगे शिफ्ट कर दिया गया है। और अब टारगेट 2047 तक तय किया जा रहा है। सरकार कह रही है कोशिश अभी जारी है और अगले 2 दशकों में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर कम से कम 23% तक तो कर ही देंगे। लेकिन पिछले 11 सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर नहीं बढ़ा। इसका आखिर जिम्मेदार है कौन? और इसका जो खामियाजा है वो नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के बिना अब एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? लेकिन अब सवाल ये है कि मेक इन इंडिया की जो स्कीम थी, जो लक्ष्य था, वो सक्सेसफुल था या नहीं, और इसकी आखिरकार ऐसी हालत हुई कैसी?
खुद मोदी सरकार भी इसके फेलियर के लिए खुद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अपने शुरुआती सालों में भी सरकार का पूरा फोकस इसी पर था और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। मेक इन इंडिया के लॉन्च होते ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 10% से ज्यादा बढ़ गई। इस कैंपेन की शुरुआत बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हुई थी, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन फिर अगले ही साल पता नहीं मोदी जी को क्या हुआ और उन्होंने देश की इकोनॉमी पर बुलडोजर चला दिया नोटबंदी करके, और इससे 2016-17 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ फिर से सिंगल डिजिट में आ गई 7.9% पर। काला धन तो वापस नहीं आया, लेकिन जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही थी वो भी इसकी वजह से खत्म हो गई। और सरकार सिर्फ नोटबंदी पर ही नहीं रुकी, अगले साल वो जीएसटी को भी लाए। जीएसटी वैसे तो आइडिया बहुत ही अच्छा था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी वाहियात था। इससे जो स्मॉल एंड मीडियम लेवल की इंडस्ट्रीज थी उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। और इसके अलावा जो खामियां थी वो मेक इन इंडिया पॉलिसी में भी थी। पहला, मेक इन इंडिया के तहत जो स्कीम जारी की गई थी बहुत हद तक फॉरेन कैपिटल और ग्लोबल मार्केट की डिपेंडेंट थी। दूसरा, पॉलिसी मेकर्स ने इंफॉर्मेशन डेफिसिट को इग्नोर कर दिया, यानी कि एक ऐसा माइंडसेट जिस पर बड़े बड़े लेवल पर आप किसी स्कीम की घोषणा और पीआर तो कर देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें इसका आपको पता नहीं होता है। और मेक इन इंडिया भी इसी तरीके के अंडर प्रिपेयर्ड इनिशिएटिव लाती रही और ये स्कीम काम नहीं कर पाई। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक एम्बिशियस ग्रोथ सेक्टर का टारगेट जो कि 12 से 14% ग्रोथ रेट पर सेट किया गया था, जो कि काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक था, जिससे पॉलिसी फोकस खत्म हो गया और इसके जो एडवांटेज थे उसे हम यूज नहीं कर पाए। और फाइनली मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन ही कॉन्ट्रडिक्शन था। स्वदेशी का स्लोगन तो दिया गया, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट दोनों फॉरेन थी। और फाइनली लोगों के पास तो पैसा था नहीं, तो वो खरीदेंगे क्या? और अगर इंडियन फैक्ट्री सामान को बनाई तो फिर उन सामान को खरीदेगा कौन? और इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यही रही। और मेक इंडिया ग्रेट अगेन जैसे खतरनाक और बड़ी स्कीम्स पर काम करना था, फोकस करना था, चाइना को मात देने के लिए ब्लूप्रिंट बनाना था। उस पूरे एक दशक का मटन मस्जिद मवल मटन सूत्र मछली खेलते रह गए, यानी कि सोच बड़ी होने की जगह हमारी सोच और छोटी होती गई। आलम यह है कि आज देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान से मैच जीतने के बाद इसे ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन बताता है। किसी एक महान आदमी ने कहा था कि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए सरकार को मानना होगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया का जो ढिंढोरा पीटा था वो आज फेल हो चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए सिर्फ आपको थिंक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और इनोवेशन इन इंडिया नहीं करना पड़ेगा, आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो इसके लिए जरूरी हो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम, जिससे लोग रिस्क ले पाएं। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।